टैक्स ग्रुप और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। अब मुकेश जी, लोगों के सवाल ने उससे पहले एक मुद्दा वो है बिजनेस इनकम, प्रोफेशन इनकम या फिर फ्रीलांस इनकम। बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की कमाई होती है। आजकल तो लोग सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो जब इनकम टैक्स देने की बारी आती है, हालांकि पैसा तो पैसा है, चाहे बिजनेस इनकम से आए, प्रोफेशन इनकम से आए, चाहे फ्रीलांस से आए, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो कैसे फर्क करें इसमें? लक्ष्मण जी, ऐसा है कि जैसे हम जानते हैं प्रिजम्पटिव इनकम जो अंदाजित आय है उसके नियम के आधार से अगर 2 करोड़ या 3 करोड़ उसके जो नियम है उसके आधार से उसके अंदर आपकी बिजनेस रिसीट्स है, या प्रोफेशन के केस में 75 लाख के अंदर आपकी रिसीट्स है, तो जैसे हम जानते हैं वो 6%, 8% वाला नियम प्रॉफिट की गिनती करने के लिए बिजनेस के केस में, और प्रोफेशन के केस में 50% का रूल है। तो ये जो दोनों का डिस्टिंक्शन है, टैक्सेबल इनकम दोनों होगी, पर उसको टैक्स का बेस बनाने के लिए जो उसका पैरामीटर मापदंड है वो अलग है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस क्या होगा, प्रोफेशन क्या होगा, और जो प्रोफेशन और फ्रीलांस के बीच में जो भेद रेखा है वो काफी कम है। तो सबसे पहले हम प्रोफेशन की बात करें, जो 44 ADA में आता है, जहां 75 लाख से कम आपकी आय है तो 50% के आधार से आपको प्रॉफिट आपका दिखाना पड़ता है, टैक्सेबल इनकम। तो उसमें जो नोटिफाइड प्रोफेशंस हैं सेक्शन 44AA के तहत, उन्हीं को गिना जाता है। माना लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, फिल्म आर्टिस्ट, ये जो है। अब कई बार ये जो हम समझते हैं ना, ये फ्रीलांसिंग टाइप की इनकम सोशल मीडिया वगैरह की, लोग समझते हैं कि ये हमको कंसल्टिंग इनकम की नेचर में है। कई बार ऑफिशियली वो प्रोफेशनली उस बात के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, पर उनको ये मिलती है। तो सवाल ये होता है कि इसको किस में गिना जाए, बिजनेस में या प्रोफेशन में। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और मैं कहूंगा कि जहां प्रोफेशन नहीं है तो उसको आपको बिजनेस में लेना है। और बिजनेस में भी ऐसी कुछ इनकम्स है, जैसे कि कमीशन इनकम है, उसको तो प्रिजम्पटिव इनकम के दायरे से बिल्कुल बाहर रखी गई है। तो ये भेद रेखाएं समझना आवश्यक है, और खास तौर से 31 अगस्त का जब हम ITR भरेंगे तब ये ख्याल रख के हमें ITR भरते हुए अपना टैक्स का वो प्रॉफिट का, इनकम का डिटरमिन करके टैक्स की गिनती करनी होगी। लक्ष्मण जी, चलिए, बड़ा अच्छा समझाया आपने, चूंकि मुझे तो लग रहा था हर इनकम है, बिजनेस इनकम, प्रोफेशन इनकम, फ्रीलांस कैसे डिफरेंशिएट करें। तो नोटिफाई किया गया है, उस लिस्ट को देख लीजिए, और बाकी को आप जैसे मुकेश पटेल साहब ने कहा वैसे। एक चीज़ और कन्फ्यूजन है कि कई टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो किसी फिक्स्ड प्रोफेशन से जुड़े नहीं हैं, लेकिन उन्हें फ्रीलांस कंसल्टिंग से पैसा आता जाता रहता है, और उस पर सेक्शन 194J के तहत प्रोफेशनल फी का TDS काटा जाता है। ऐसे मामलों में इस इनकम को ITR में किस तरह दिखाना चाहिए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि ये जरूरी नहीं है कि 194J में TDS काटा गया, क्योंकि काटने वाला ये समझता है अपनी मर्जी से कि इसको मैं प्रोफेशन मानता हूं इसलिए वो 10% काट देगा। बिजनेस में वो 1 या 2% का 194C में काटता है। अब कई बार उसने 194J में काटा, इसलिए ये प्रोफेशनल इनकम नहीं बन जाती है। और इस पर तो काफी ITAT के डिसीजंस भी है, क्योंकि CPC प्रोसेसिंग में कई बार एडजस्टमेंट कर देती है। तो ट्रिब्यूनल ने ये कहा है कि भाई 194J में काटा गया इसलिए ये प्रोफेशन नहीं हो जाता है। हमने आगे जो देखा, नोटिफाइड प्रोफेशन हो तभी वो प्रोफेशनल इनकम होगी। तो 194J की क्रेडिट भी आप बिजनेस इनकम के केस में जरूर ले सकते हैं, उसमें आप कंफ्यूज मत होइए, ये हमारी राय होगी।
बिल्कुल, कहीं कोई कन्फ्यूजन मत होइए और बखूबी कई सारे एग्जाम्पल देकर के मुकेश पटेल साहब को पता है कैसा कर सकते हैं। इस बीच एक सवाल और अहमदाबाद से ही आ गया है, मनाली शाह साहब का। मनाली शाह जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, सॉरी मनाली साहब मैडम हैं, सॉरी नमस्ते बताएं। मनाली। मैं एक कैपिटल मार्केट एडवाइजरी फर्म के साथ काम कर रही हूँ और अच्छा। हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो अक्सर प्रैक्टिकल एडवाइस लेते हैं कि इन्हें अपनी इक्विटी का जो मुनाफा है उसको उसके टैक्स को लेके कैसे पेश करना चाहिए, कि जैसे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अधिक फायदेमंद होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में इसको दिखाया जाए या शेयर ट्रेडिंग बेस बिजनेस इनकम के रूप में इसको दिखाना चाहिए। उनके लिए सबसे अच्छी टैक्स एडवाइस क्या रहेगी इस क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन है। मुकेश जी। मनाली जी, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, आपने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपकी जो ट्रेडिंग इनकम या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की मात्रा कितनी है उस पर आधार रखती है। अब एक तो मोटा मोटा आपको मैं सीधी एडवाइस से बताऊंगा कि समझिए किसी की इनकम मार्केट के गेन्स के साथ अगर 12 लाख के अंदर रहती है, और केवल मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूं कि केवल मार्केट की ही इनकम है। अब दो केसेस ले लीजिए, अगर ये ट्रेडिंग की इनकम दिखाते हैं और समझिए कोई डिडक्शन भी हम न गिने, ये 12 लाख के अंदर ट्रेडिंग की इनकम है तो वो बिजनेस इनकम हो गई, तो उस पर 12 लाख के अंदर इंडिविजुअल के केस में रिबेट गिनते हुए आपका टैक्स हो जाएगा 0। अब यही 12 लाख अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आप दिखाएंगे तो आपको छूट केवल 4 लाख की मिलेगी, और 8 लाख पर आपको 15% के हिसाब 20%, अब तो पहले 15 था अब 20% हो गया, एसटीसीजी का जो इक्विटी का रेट है वो सीधा 1,60,000 लग जाएगा। अब 0 और 1,60,000, इनकम वही है, मार्केट गेन की अमाउंट भी वही है, पर उसको आप किस तरीके से दिखाते हैं उसके आधार से आपका टैक्स में इतनी बड़ी मात्रा में फर्क पड़ जाता है। और एक छोटा सा पॉइंट कि बिजनेस इनकम अगर आप दिखाते हैं तो आपको डिडक्शंस भी मिलते हैं, जो खर्च करते हैं आप, अपनी मोटर कार है, फोन है, आपका कोई ऑफिस सेटअप है, एम्प्लॉय की सैलरी है वगैरह, जो कैपिटल गेन में नहीं मिलता है। तो आपको तय करना है, और अगर आप चाहें तो 2 पोर्टफोलियो भी रख सकते हैं, एक कई लोग रखते कैपिटल हैं गेन का, कुछ शेयर स्क्रिप्ट्स के लिए, एक बिजनेस का। लक्ष्मण जी। ये कई लोग रखते हैं भी हैं कि एक बिजनेस का, एक कैपिटल गेन का, जी, तो बिल्कुल रखते हैं। कई अलग तरीके हैं, और इस पे बना लीजिए हम लोग कैसे दिखाएं ये इनकम, ये बहुत मायना रखता है, बहुत मायने रखता है। और दरअसल कई शो में हम लोग डिस्कस भी किए हैं कैसे हम लोग इनकम दिखा सकते हैं, कहाँ पे क्या है। ऐसा करें कि मुकेश पटेल साहब इस पे हम लोग अलग से एक डिस्कशन भी किसी शो में करेंगे डिटेल में, ताकि सिर्फ मनाली जी ही नहीं, उनके क्लाइंट हो, बाकी कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है, तो किसी शो में हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि हर पहलू को समझाया जा सके। इस बीच एक फोन कॉल आ चुका है कानपुर से, उनका सवाल पहले ले लेते हैं, सुबोध कुमार कटियार जी का। सुबोध जी नमस्ते। नमस्ते। बताया जाए क्या उलझन है, मुकेश पटेल साहब जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। सर मैं कानपुर से सुबोध कटियार बोल रहा हूँ जी, बताया जाए। पेरेंटल लैंड, एग्रीकल्चर लैंड मेरे नाम आई है। अच्छा। इसके पहले हमारे पिताजी या बाबा उनके नाम इस तरह थी, अभी वो मेरे नाम आ गई। मैं उसको बेच करके उसके जो प्रोसीड्स हैं क्या डायरेक्ट एचयूएफ सुबोध कुमार कटियार वाले अकाउंट ले जा सकता हूँ? क्योंकि वो तो वो जो है ये पूरा एचयूएफ का ही है संपत्ति एक तरह से, अगर देखा जाए मेरा ऐसे दिमाग में है। देखिए, आपके लिए मैं 2 बातें कहूंगा। सबसे पहले तो जो आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है ये इंडिविजुअल भी हो सकती थी, एचयूएफ भी हो सकती है। अब वो प्रॉपर्टी की आगे इनकम, वो जमीन की, अगर खेती की जमीन है तो वो आप खेती की आय कहाँ दिखाते थे, एचयूएफ में दिखाते थे, तो वो एचयूएफ की थी। पर मान लीजिए इंडिविजुअल की हो या एचयूएफ की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेचने के बाद आपको जो प्रोसीड आता है, आप अगर चाहते हैं कि एचयूएफ के केस में आप कैपिटल बिल्टअप करके वहां इनकम दिखाएं, अगर एचयूएफ की गिनती करते हैं तो एचयूएफ में दिखा के आप आगे बढ़िए। अगर इंडिविजुअल में है
तो भी इंडिविजुअल में एक बार इनकम लेने के बाद वो अमाउंट आप एचयूएफ को लोन दे सकते हैं इंटरेस्ट फ्री, और उससे एचयूएफ में आप इन्वेस्टमेंट इनकम कमा सकते हैं। तो दोनों केस में एचयूएफ के लिए आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ये मेरी राय है लक्ष्मण जी। चलिए सुबोध जी, बखूबी इन्होंने बता दिया कि एचयूएफ में किस तरह के टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? ये कि मैं उसको अभी तक इंडिविजुअल में अपनी इनकम में दिखा रहा था, उसकी जो भी एग्रीकल्चर इनकम आ रही थी अभी तक। अभी जो उसका सेल करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, तो उसको पूरी सेल प्रोसीड जो है सीधे एचयूएफ में ले जा सकते हैं। नहीं, वो सेल प्रोसीड एक बार आपके केस में टैक्स, कैपिटल गेन का टैक्स आप भर दीजिए, क्योंकि वो तो फ्लैट रेट है भैया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट आता है वो आप निवेश करिए एक लोन देके अपने एचयूएफ के केस में, तो फिर इनकम वहां चली जाएगी, आपको फायदा होगा। चलिए, तो ये इसे ऐसे चलेंगे तो शायद आपको ज़्यादा टैक्स बच पाएगा और फायदा होगा। मुकेश पटेल साहब, समय खत्म हो चुका, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और आपके पास इंटरेस्टिंग जवाब भी रहते हैं, लेकिन शो को यहीं समेटना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बेहद आसान भाषा में और बिल्कुल गहराई में जाकर जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। अपना सवाल जब भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, tax@moneycontrol.com। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए SNBC आवाज़। नमस्कार।